नमस्कार क्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम हमारी कक्षाओं को निरंतर रूप से जारी करते हुए आज एक नए टॉपिक के साथ मिलने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉइल, राजस्थान की मृदा। आज हम राजस्थान की मृदाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं, हम उन सब का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो को बिना स्किप हुए और अच्छे निरंतर ध्यान से देखना। और जैसा कि बीएसटीसी की कुछ आगामी घोषणाएं भी हो चुकी हैं, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको एक नया मोड़ और नया आयाम दे दें, क्योंकि जून के लास्ट या जून के सेकंड वीक से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे ये राजस्थान की जो भी क्लासें आपको अपलोड की जा रही हैं वो ज़रूरी नहीं बीएसटीसी एग्रीकल्चर, वो राजस्थान के अंदर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए वो क्लासें उपलब्ध होंगी। तो आज इसी चर्चा के साथ में हम शुरू करते हैं हमारे राजस्थान की सॉइल्स को, हमारे राजस्थान की मृदा को। मृदा होती क्या है? तो सबसे पहले तो मृदा, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो भूपर्पटी पाई जाती है, पृथ्वी के ऊपर जो भूपर्पटी पाई जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं हम मृदा के नाम से, इंग्लिश में सॉइल्स, ठीक है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? मृदा के नाम से जानते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को। अब हमारे राजस्थान में कौन कौन सी मृदाएं हमें देखने को मिलती हैं, आज हम इनका अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि हमारे राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश हैं वहाँ मरुस्थल भी है, पठार भी है, मैदान भी है और अरावली प्रदेश भी है। उन सभी की जो मृदाएं आज हम उनका अध्ययन अच्छे से करेंगे। और मृदा का जो अध्ययन है वो हमारे यहाँ पर दो प्रकार से किया जाता है। एक तो जो हमारी एग्रीकल्चर काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके द्वारा, और दूसरा किया जाता है हमारे यहाँ पे यूएसडीसी के द्वारा, जो यूनाइटेड संगठन अमेरिका का है उसके द्वारा। और तीसरा सामान्य वर्गीकरण किया जाता है हमारे भौतिक प्रदेशों में कौन सी मृदाएं देखने को मिलती हैं। तो आज हम तीनों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से वाले? पहला पढ़ने वाले हैं हम आईसीआर के अनुसार, के आईसीएआर के अनुसार हमारे यहाँ पर मृदाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं, कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। सेकंड पढ़ेंगे हम यूएसडीसी के अनुसार, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसने मृदाओं का जो वर्गीकरण किया है उसको। तीसरा पढ़ेंगे हम सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण से तात्पर्य, जैसे हमारे सामान्य विशेष में कोई मृदा पाई जाती है लाल काली, तो उसे हम लाल काली के नाम से जानते हैं। वैसे ही हम जानेंगे आज हमारा जो राजस्थान है उसके अंदर कौन कौन सी मृदाएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है उसने अपने यहाँ राजस्थान के अंदर 14 प्रकार की सॉइल्स का वर्गीकरण किया है। कितनी प्रकार की किया है? 14 प्रकार की। वहीं अगर ये इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये 8 तो मुख्य प्रकार की करता है और 28 गौण प्रकार की मृदा की बात करता है। कौन? आईसीएआर, ठीक है। अब आगे हम जो यूएसडी की बात करने वाले हैं, यूएसडी ने कितने प्रकार का वर्गीकरण किया है? तो हमारे यहाँ पे इसने किया है 5 प्रकार का, ठीक है। आज हम उनकी लोकेशंस को अच्छे तरीके से जानेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स उनके अंदर समाहित होते हैं, हम उन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम सामान्य देखेंगे। सामान्य से तात्पर्य, जैसे हम रेगिस्तान के अंदर गए तो मरुस्थलीय बलुई मिट्टी देखने को मिलेगी, पर्वत क्षेत्र में आए तो पर्वतीय मिट्टी, जैसे हमारे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आते हैं तो काली या कपासी मिट्टी, लाल काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो आज हम इन तीनों बिंदुओं को लेकर के अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं जो हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं उससे शायद ही बार कोई क्वेश्चन आए। बाकी एग्जामिनर है, कहीं से भी उठा सकता है, तो ज़्यादा लोड भी नहीं लेना। पर तैयारी हम जो कर रहे हैं वो एक ऐसे आयाम के साथ, एक ऐसी उम्मीद के साथ करें जिससे आपको सफलता मिलके रहेगी। और सफलता 1-2 दिन का खेल नहीं है, सफलता के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम मृदा को, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं राजस्थान में मृदा। तो मृदा मैंने बता दिया, भूपर्पटी के ऊपर जो मृदा पाई जाती है या जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम मृदा के नाम से जानते हैं। इसका वर्गीकरण हमने पढ़ लिया, आईसीआर के अनुसार पढ़ने वाले हैं, आईसीआर के अनुसार, यूएसडीसी के अनुसार पढ़ने वाले हैं, और तीसरा सामान्य वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। लास्ट मृदाओं से संबंधित समस्याएं, जैसे सेम की समस्या, लवणीयता की समस्या, इनसे क्षारीयता की समस्या,
इन सब के बारे में आज हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो आप बिना स्किप किए आपको हमारे साथ सिर्फ बने रहना है। तो सर्वप्रथम अगर हमने पहले भी बात कर ली, जो ICR है उसने 14 प्रकार की मृदा बताई हैं हमारे राजस्थान के अंदर। और ICR के भी अंदर अगर देखा जाए पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 2, 3, 4 मृदाओं से ही पूछा जाता है, क्योंकि वो ही उनके नाम थोड़े से अलग हैं। बाद बाकी सभी मृदाएं अपनी सामान्य मृदाओं से मिलती जुलती हैं, बाकी की हमें स्थिति अच्छे से याद हो जाएगी। आज हम मैप के थ्रू भी उनको जानेंगे कि कौन सी मृदा कहाँ पर देखने को मिलती है। USD का बता दिया, इन्होंने 5 प्रकार की मृदा हमारे यहाँ पर बताई है। सामान्य प्रकार की में भी जानेंगे हमारे कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की मृदाओं को लेकर के। सबसे पहले इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की देख लेते हैं हम। किसकी? सबसे पहले देखने जा रहे हैं हम ICAR की। ठीक है, किसकी देखने जा रहे हैं? ICAR की। इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने 14 प्रकार बताए हैं। ठीक है, अब कौन सी मृदा कहाँ देखने को मिलती है हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। और जो हमारा ICAR है, ICAR, इसकी स्थापना की बात की जाती है तो 1929 न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो याद रखना ICI, अगर इसका नाम लिखना चाहो तो आप इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, रिसर्च। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो भारतीय कृषि विज्ञान परिषद। ठीक है, तो क्या हो गया? भारतीय कृषि विज्ञान परिषद या संस्थान। ठीक है, यहाँ पे हम संस्थान भी ले सकते हैं इसकी जगह सेंटर को। ठीक है, संस्थान। तो आज हम इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ICAR 14 प्रकार की मृदा पाई जाती है। 1929 न्यू दिल्ली के अंदर स्थापना की गई थी। किसकी? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो ये हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम ICAR की। तो ICAR ने जो मृदा का वर्गीकरण किया है वो कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम हमारे जो हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र है, हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र है, वहाँ पे साई रोजोस्म और रेवेरिना, साई रोजोस्म या रेवेरिना, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, हनुमानगढ़ या गंगानगर, दोनों में ही कौन सी पाई जाती है? साई रोजोस्म और रेवेरिना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दो मृदाएं। इंपॉर्टेंट जो मृदाएं मैं उनके बारे में भी बता दूंगा। पहली कौन सी है हमारी? साई रोजोस्म, सेकंड रेवेरिना, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बीकानेर में। बीकानेर में कौन सी है? जिप्सीफेरस। कौन सी है? जिप्सीफेरस। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था, ऐसे भी याद रख सकते हो हम, बीकानेर के अंदर सर्वाधिक क्या मिलता है? जिप्सम। क्या मिलता है? जिप्सम। और जिप्सम की जो सबसे बड़ी खान थी वो कौन सी थी? जामसर। जामसर कैसे याद रखोगे? जामसर, जिप्सम, जिप्सीफेरस। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। याद रखना, साई रोजोस्म रेवेरिना, हनुमानगढ़ गंगानगर, साई रोजोस्म रेवेरिना, हनुमानगढ़ गंगानगर, जिप्सीफेरस बीकानेर में, जिप्सीफेरस बीकानेर में, जिप्सम बीकानेर में, और जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है? तो जामसर में। जामसर जो सबसे बड़ी खदान है या सबसे बड़ी खान है किसकी? जिप्सीफेरस, जिप्सम की। ठीक है, तो हमारी 3 मृदाएं कंप्लीट, साई रोजोस्म, रेवेरिना और जिप्सीफेरस। ठीक है, ये हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र और ये बीकानेर में पाई जाती है। अब इधर पाई जाएगी कैल्सी ब्राउन, जो बीकानेर जैसलमेर का क्षेत्र है उसमें कैल्सी ब्राउन। अब इसके अपोजिट में पूर्व की ओर आते हैं हम तो नॉन कैल्सी ब्राउन, कैल्सी ब्राउन, नॉन कैल्सी ब्राउन। इसमें नागौर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू अलवर वाला क्षेत्र इसके अंदर समाहित होता है। किसमें? नॉन कैल्सी ब्राउन में। अब आगे पर्वतीय मिट्टी हम आराम से बता सकते हैं किसके अनुसार? ICAR ने पर्वतीय मिट्टी उदयपुर के अंदर माना है। ठीक है, थोड़ा सा जो भाग है हमें माउंट आबू में भी देखने को मिलता है, यानी सिरोही में। आगे रेड लोमी सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो साई रोजोस्म रेवेरिना, तीसरा जिप्सीफेरस और चौथा हमारी जो कौन सी है वो रेड लोमी सॉइल, यानी लाल चिकनी मिट्टी। ठीक है,
लाल चिकनी मिट्टी। सर्वाधिक पूछा जाता है लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है, हमारे दक्षिणी में, बागड़ प्रदेश में। ठीक है, तो विशेष याद रखना है इसको, किसको आपको याद रखना है, साई रोजस में रेवेरिना, साई रोजस में रेवेरिना कहाँ पर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जिप्सी फेरस बीकानेर के अंदर, कैल्सी ब्राउन बीकानेर जैसलमेर में, नॉन कैल्सी ब्राउन नागौर, अजमेर, भरतपुर, अलवरवाड़ा जो क्षेत्र है उसके अंदर। फिर याद रखना है पर्वतीय हमारी उदयपुर और सिरोही वाले क्षेत्र में, और लाल चिकनी रेड लोमी सॉइल है वो उदयपुर में देखने को मिलती है। नवीन भूरी मिट्टी, नवीन भूरी मिट्टी जो अजमेर भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है उसमें कौन सी देखने को मिलती है, नवीन भूरी मिट्टी। कितनी मिट्टियाँ हो गई हमारी, 7। कितनी मिट्टियाँ हो गई, 8 हो गई। 8 हो गई कैसे, साई रोजस में रेवेरिना, हनुमानगढ़ गंगानगर, जिप्सी फेरस बीकानेर, कैल्सी ब्राउन बीकानेर जैसलमेर, नॉन कैल्सी ब्राउन कौन सा वाला क्षेत्र था हमारा, सीकर नागौर अजमेर वाला क्षेत्र था। अब उसके नीचे आते हैं पर्वतीय मिट्टी उदयपुर और सिरोही के अंदर देखने को मिलती है। रेड लोमी सॉइल हमें बागड़ प्रदेश में देखने को मिलती है। उसके बाद में पड़ा था नवीन भूरी मिट्टी, अजमेर भीलवाड़ा टोंक के अंदर पाई जाती है। तो ये हमारी 8 हो गई। अब 6 और बाकी हैं, चलो अगले पेज पर 6 और देखते हैं। 6 मरुस्थलीय मिट्टी, इसको आसानी से बता सकते हो, मरुस्थल के अंदर पाई जाने वाली मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय बालू का स्तूप हम बता सकते हैं, मरुस्थलीय बालू का स्तूप किसके अंदर पाए जाते हैं, हमारे बीकानेर जैसलमेर जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई हमारी मरुस्थलीय बालू का स्तूप। ग्रे ब्राउन, ग्रे ब्राउन, ग्रे ब्राउन, ग्रे ब्राउन कहाँ पर, पाली, जालौर, सिरोही, राजसमंद वाले क्षेत्र में कौन सी, ग्रे ब्राउन। आगे हम सबको पता है हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कब पाई जाती है, काली मिट्टी। और एक जो पूरा वाला बेल्ट है जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर वाला, उसमें पाई जाती है पीली भूरी मिट्टी। और ये पूर्व वाले में पाई जाती है नवीन जालौर मिट्टी। कुछ जिले इसमें कंबाइंड भी हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो वापस याद करना चाहो, साई रोजस में रेवेरिना, साई रोजस में रेवेरिना, जिप्सी फेरस। ठीक है, और यहाँ पर जिप्सी फेरस के बाद में रेड लोमी सॉइल। ठीक है, रेड लोमी सॉइल, जिप्सी फेरस, साई रोजस में रेवेरिना। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे जो जैसलमेर का वाला क्षेत्र था उसमें कैल्सी ब्राउन पाई जा रही थी और थोड़ा सा बीकानेर का पार्ट था। इधर पढ़ा था हमने इस वाले पार्ट में देखा था हमने नॉन कैल्सी ब्राउन थी। फिर नीचे देखा था पर्वतीय मिट्टी थी उदयपुर और थोड़े से सिरोही के अंदर। आगे देखा था हमने कि जो हमारा दक्षिण का बागड़ प्रदेश था उसमें रेड लोमी सॉइल थी। अब यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थल बालू का स्तूप, पश्चिम वाले जिले देगा तो आपको याद रखना है मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी पाई जाती है। ग्रे ब्राउन में थोड़ा सा मरुस्थल के पास यानी अरावली के पश्चिम वाले जिलों को आप काउंट कर सकते हो। यानी हमें क्या छोड़ देना है, हमें थोड़ा सा मरुस्थल का भाग छोड़ देना है और अरावली के पश्चिम वालों को ग्रे ब्राउन में गिन लेना है। आगे नवीन जालौर हम याद रख सकते हैं पूर्वी मैदान में, जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है उसमें नवीन जालौर मृदा पाई जाती है क्योंकि वो पूर्णतः पूर्वी मैदान के अंदर स्थित है। आगे जो मध्यम काली मिट्टी है हम आराम से याद रख सकते हैं, जो हाड़ौती प्रदेश है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये किसके अनुसार थी, ICAR के अनुसार। आप एक बार पुनः देख लें जिससे आपको जिंदगी में फिर कभी कंफ्यूजन ना हो। वापस साई रोजस में रेवेरिना, साई रोजस में रेवेरिना, हनुमानगढ़ गंगानगर, साई रोजस में रेवेरिना, साई रोजस में रेवेरिना, हनुमानगढ़ गंगानगर, जिप्सी फेरस बीकानेर, जिप्सी फेरस बीकानेर, जिप्सी फेरस बीकानेर, जिप्सम जामसर। ठीक है, कैल्सी ब्राउन बीकानेर जैसलमेर, कैल्सी ब्राउन बीकानेर जैसलमेर, पर्वतीय मिट्टी उदयपुर सिरोही, रेड लोमी सॉइल बागड़ प्रदेश में। ठीक है, नवीन भूरी मिट्टी अजमेर भीलवाड़ा, नवीन भूरी मिट्टी अजमेर भीलवाड़ा। जो झुंझुनू वाला बेल्ट है, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, अलवर, बारा, नॉन कैल्सी ब्राउन, कैल्सी ब्राउन, नॉन कैल्सी ब्राउन, कैल्सी ब्राउन, नॉन कैल्सी ब्राउन, साई रोजस में रेवेरिना, जिप्सी फेरस, पर्वतीय मिट्टी और रेड लोमी सॉइल और नवीन जालौर मृदा। आगे देखा था मरुस्थलीय मिट्टी, पश्चिम में मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी, रेड ग्रे, थोड़े से मरुस्थल के इधर आते हैं हम, रेड ग्रे ब्राउन। ठीक है, इसमें रेड लोमी सॉइल हो ही चुकी है हमारी। इसमें हाड़ौती प्रदेश में मध्यम काली मिट्टी याद रखना है। इसमें लाल भूरी मिट्टी किस में पाई जाएगी, जो अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर, टोंक का क्षेत्र है उसमें पीली भूरी मिट्टी देखने को मिलती है। वो पूछेगा, कैसे पूछेगा, निम्न में से किन जिलों के अंदर लाल भूरी मिट्टी देखने को मिलती है, या जिले दे देगा इनमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। उस टाइम हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है। अब मरुस्थलीय उसने पूछा निम्न में से किस जिलों में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए तो जैसलमेर, जोधपुर,
बाड़मेर। ऑप्शन बी हमारे अलवर भरतपुर धौलपुर। ऑप्शन सी कोटा बारा झालावाड़। ऑप्शन डी डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। तो हमारा उस टाइम इतना तो कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि मरुस्थल हमारे किन जिलों में है, मरुस्थलीय मिट्टी किन जिलों के अंदर पाई जाएगी। तो उस स्थिति में हमारा आंसर क्या होगा कि जो मरुस्थल के अंदर जिले स्थित हैं उनमें कौन सी पाई जाएगी, मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलेगी। और आगे जो पर्वतीय मिट्टी है, उदयपुर में सर्वाधिक पर्वत और सिरोही में पर्वतीय है, तो पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है। हमारे हाड़ौती क्षेत्र में जो कोटा बारा झालावाड़ का क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। जब हम कृषि का अध्ययन करेंगे तब इनका भी हम अध्ययन कर लेंगे, फिर वापस पढ़ लेंगे इनको। पर इतना याद रखना कि जो मिट्टी है नवीन जालौर मिट्टी, यह पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर दौसा वाले बेल्ट में। ठीक है, कौन सी, नवीन जालौर मृदा। ये तो हो गई हमारी ICAR के अनुसार। किसके अनुसार, ICAR के अनुसार, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 न्यू दिल्ली। आगे सॉरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, पर आपका जो समय है गोल्डन पीरियड है उसे हम खराब नहीं कर सकते सिर्फ एक तबीयत की वजह से, तो संघर्षों से लड़ते रहना है। आगे ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान में जो USDC है यानी अमेरिका के अनुसार, अमेरिका कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा का वर्गीकरण किया गया है, या 5 प्रकार की मृदा बताई गई है। यहाँ से लेकर के इस वाले बेल्ट में पश्चिम वाले में, याद रखना पश्चिम वाले में कौन सी पाई जाएगी, एरिडोसॉल, एंटी सॉल। ठीक है, इसमें एरिडोसॉल, इसमें एल्फीसॉल्स। ठीक है, इसमें बर्टीसॉल्स, थोड़ा सा भाग एल्फीसॉल्स का भी आता है। इनमें इंसेप्टीसॉल्स देखने को मिलती है। तो ये हमारा USDC के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया था उसके अनुसार मृदा देखने को मिलती है। आगे चलते हैं हम। ये हमारा सामान्य वर्गीकरण है। सामान्य आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो सामान्य वर्गीकरण है। तो इसमें क्या है, जो हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है उसमें बलुई दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। हम इधर वाले क्षेत्र में चलते हैं रेगिस्तान वाले में, तो रेगिस्तान में तो हमें कौन सी मिलेगी, बलुई मिट्टी देखने को मिलती है। उसमें दोमट है और इसमें बलुई है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रेतीली मृदा। जो हमारा बाड़मेर जालौर का क्षेत्र है उसमें कौन सी देखने को मिलती है, लवणीय मिट्टी देखने को मिलती है। आगे जो लाल पीली मिट्टी है वो यहाँ पर स्थित है, यहाँ रेड लोमी सॉइल। ठीक है, यह लाल काली मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ हाड़ौती बेल्ट में काली मिट्टी देखने को मिलती है। जो हमारा थोड़ा सा ऊपर का क्षेत्र है जिसके अंदर करौली सवाई माधोपुर है, लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। जो पूर्वी मैदान में स्थित हैं उनमें कौन सी देखने को मिलती है, तो जालौर मृदा देखने को मिलती है। और ये वाला अजमेर टोंक भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है नागौर, उसमें कौन सी मिलती है, पीली भूरी मृदा, और ये भूरी रेतीली कशारी मृदा। तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च USDC और सामान्य वर्गीकरण। अब थोड़ा सा हम अगर जानना चाहें इनके बारे में तो और अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम USDC को, जिससे सर्वाधिक अधिक बार क्वेश्चन पूछा जाता है USDC से, आज उसी के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे कि उन्होंने जो 5 प्रकार की मृदा बताई उस मृदा की थोड़ी बहुत फैक्ट जान लेते हैं और किन जिलों के अंदर उनका विस्तार है उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं USDC का। तो USDC ने जो 5 प्रकार की मृदा बताई थी उसमें, ठीक है, जो मैप है उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि यहाँ पर एंटी सॉइल नहीं है, यहाँ पे है एरिडोसॉल, क्योंकि एरिड का मतलब क्या होता है, सूखा। ठीक है, और उसकी मिट्टी भी कौन सी हो जाती है, सूखी, तो इसको एंटीसॉल्स नहीं है, ये एरिडोसॉल्स है। ठीक है, और ये एरिडोसॉल्स नहीं है, ये एंटीसॉल है, और बता दूंगा बाद में मैं। ठीक है, अच्छे से, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है ना, तो इसको आप छोड़ देना। सबसे पहले
यूएसडीसी के अनुसार 5 प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कौन सी वाली को, एरिडोसॉल्स को। एरिडोसॉल्स जो हमारे पश्चिम में पाई जाती है, एरिडोसॉल्स जो पश्चिम में पाई जाती है, एरिडोसॉल्स पश्चिम में पाई जाती है, जिसके अंदर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का क्षेत्र आता है। कौन सा आता है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का, किसमें, एरिडोसॉल्स में, किसमें, एरिडोसॉल्स में। इसकी जलवायु की बात की जाती है तो शुष्क जलवायु प्रदेश है। यहाँ का जो जलवायु प्रदेश है वो कैसा है, शुष्क जलवायु प्रदेश है। किसका, एरिडोसॉल्स वाला। एरिडोसॉल्स में कौन कौन से जिले, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। वापस से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। वापस से जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। कौन सी, एरिडोसॉल्स, एरिडोसॉल, एरिडोसॉल्स, एरिडोसॉल्स। कहाँ पर, पश्चिम में, पश्चिम में, पश्चिम में। कौन सी, एरिडोसॉल्स। ये पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा राजस्थान, राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी है उसमें एरिडोसॉल्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब एंटीसॉल्स, यानी कि अरावली के पश्चिम में और एरिडोसॉल्स के पूर्व में। एरिडोसॉल्स के पूर्व में, अरावली के पश्चिम में। कौन सी, ये एंटीसॉल। तो एंटीसॉल जो मृदा है वो अरावली के पश्चिम में पाई जाती है। यहाँ सर्वाधिक विस्तार है। अगर पूछा जाए किस मृदा का, यूएसडीसी के अनुसार बता रहा हूँ, यूएसडीसी के अनुसार राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा, तो वो कौन सी मृदा है हमारी, तो वो है हमारी एंटीसॉल, एंटीसॉल, एंटीसॉल। आगे, ठीक है, ये फर्स्ट स्थान है। जलवायु यहाँ पे शुष्क, अर्ध शुष्क। यहाँ पे कौन सी देखने को मिल रही थी, हमें शुष्क देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शुष्क के साथ में अर्ध शुष्क भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, याद रखना, यहाँ शुष्क जलवायु थी, यहाँ पे शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों मिलती है। किसके अंदर, एंटीसॉल्स। एंटीसॉल्स का विस्तार अरावली के पश्चिम में और एरिडोसॉल्स के पूर्व में। आगे एल्फीसॉल्स, 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 सेल्फीसॉल्स। एल्फी सेल्फी है ना, तो सेल्फी कहाँ पे लेते हैं, मैदानों में। तो मैदानों में चलते हैं। एल्फीसॉल, एल्फीसॉल। तो एल्फीसॉल पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। वापस से मैं बिल्कुल आज आपको ये मृदाएं कभी नहीं भूलोगे। और सर्वाधिक अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमारे आईसीआर के अनुसार साइरोजिस्म रेबेरिना, हनुमानगढ़ गंगानगर वाली पूछी जाती हैं, या रेड लोमी सॉइल जो बागड़ प्रदेश की है उसे पूछा जाता है, या जिप्सीफेरस जो बीकानेर की है। कैल्सी ब्राउन पूछता है तो बीकानेर जैसलमेर वाला क्षेत्र। नॉन कैल्सी ब्राउन पूछता है तो हमारे जयपुर, नागौर और अलवर वाला क्षेत्र उसके अंदर आता है। उसके बाद में एक मध्यम खाली पूछता है तो हाड़ौती के अंदर आती है। पर्वतीय पूछता है तो उदयपुर के अंदर आती है। थोड़ा बहुत भाग सरोई के अंदर भी आता है। और फिर अगर मरुस्थलीय पूछता है तो हमारे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। उसके नीचे अगर हमसे जालौर मृदा पूछता है तो पूर्वी मैदान के भागों में पाई जाती है, ये याद रखना। और लाल या भूरी मिट्टी पूछता है तो अजमेर, भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। ये तो किसकी थी, आईसीएआर की। और अभी यूएसडीसी की पढ़ी। यूएसडी के अंदर क्या देखा था, एरिडोसॉल्स जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। एंटीसॉल्स जो अरावली के तो पश्चिम में पाई जाती है, एरिडोसॉल्स के पूर्व में पाई जाती है। राजस्थान में पहला स्थान रखती है मृदा, यानी कि सर्वाधिक विस्तार किसका है, एंटीसॉल का। जो हमारे एंटी हैं उनका ही सर्वाधिक विस्तार है। जो एंटी होते हैं ना हमारे, वही सबसे अधिक होते हैं। तो याद रखना एंटी से कि जो एंटीसॉल्स है वो क्या है, सर्वाधिक विस्तार रखती है। यहाँ पे जलवायु शुष्क देखने को मिली थी, यहाँ पे शुष्क के साथ में अर्ध शुष्क। अब ये वाले बेल्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी, एल्फीसॉल्स। कौन सी, एल्फीसॉल्स। ठीक है, तो एल्फीसॉल्स को जानते हैं। एल्फीसॉल्स पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। ये वाला जो बेल्ट है उसके अंदर कौन सी पाई जाती है, तो एल्फीसॉल्स पाई जाती है। यहाँ पर जलवायु की बात की जाती है तो उपाद्र और आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पर उपाद्र और आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। ये कौन सी हो गई हमारी, एल्फीसॉल्स। 3 कंप्लीट, एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, एल्फीसॉल्स। अब हमारे पास में 2 बचती हैं, एक तो इंसेप्टिसॉल्स और एक वर्टिसॉल। अब इंसेप्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, एंटीसॉल्स और कौन सी हो गई हमारी, तो ये हो गई थी हमारी एल्फीसॉल्स। अब इंसेप्टिसॉल्स बागड़ प्लस मेवाड़। मेवाड़ में कौन कौन से, मेवाड़ में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, पाली इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, इंसेप्टिसॉल्स में। वापस बागड़ के तीनों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मेवाड़ के उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली।
वापस याद करेंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मेवाड़ के 3 जिले, बागड़ के 3 याद रखने हैं, मेवाड़ के 3, मेवाड़ के कौन कौन से, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, और हमारा एक राजसमंद और दूसरा पाली। तो इस प्रकार से हमें 6 और 2 8 जिले इंसेप्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है। याद रखना एरिडोसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एल्फिसॉल्स और एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, एल्फिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल इसमें कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, ये तो है कौन सी, एंटीसॉल, इसमें इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टी। ठीक है, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये किसके अनुसार है, यूएसडीसी के अनुसार वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो अब कितनी हो गई हमारी, 4। लास्ट वर्टिसॉल, वर्टिसॉल, डर्टिसॉल, वर्टिसॉल, डर्टिसॉल। डर्टी कहाँ पर होंगे, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, तो याद रखना वर्टिसॉल, डर्टिसॉल। डर्टिसॉल कौन सा, हाड़ौती क्षेत्र का। ठीक है, ये यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है, जलवायु कौन सी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है अति आर्द्र। कौन सी जलवायु देखने को मिलती है, तो अति आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। कौन सी मृदा है, वर्टिसॉल्स, कहाँ पर, हाड़ौती क्षेत्र में, जिसे हम काली या चरनोज में मिट्टी भी कहते हैं। किसको, वर्टिसॉल को। ठीक है, किसको कहते हैं, वर्टिसॉल्स में कौन सी जलवायु देखने को मिलती है, तो वो अति आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। इसे काली या चरनोज मृदा के नाम से जाना जाता है। इसमें हाड़ौती प्रदेश आता है, हमारा कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, वर्टिसॉल्स के अंदर। तो ये हो गए यूएसडीसी। अभी हमने किसके अनुसार, आईसीएआर और यूएसडीसी के अनुसार पढ़ ली। अब यूएसडीसी की जो महत्वपूर्ण है उनको वापस से उनकी लोकेशन जान लेते हैं। ठीक है, वापस याद रखना, एरिडो, 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 एंटीसॉल, 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 इंसेप्टिसॉल, 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 इंसेप्टिसॉल। यहाँ पे याद रखना हमें कौन सी, वर्टिसॉल, 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 वर्टिसॉल। ये बची हमारी एल्फिसॉल, एल्फिसॉल, एल्फिसॉल। नाम ही रख लो, एरिडो, 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 एरिडोसॉल्स। इसमें याद रखना कौन सा, याद रखना है, एंटी हमारे क्या हैं, सबसे अधिक है। एंटी हमारे सबसे अधिक हैं, तो मृदा भी पहले नंबर पर कौन सी पाई जाती है, एंटीसॉल्स। इसमें याद रखना है कौन सा, इंसेप्टी। यहाँ पर क्या होती है, इंसेप्टिफिल होती है, तो याद रखना है इंसेप्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स। ऊपर हमारे में सेल्फी लेते हैं कहाँ पर, मैदानों में, तो एल्फिसॉल, एल्फिसॉल, एल्फिसॉल्स। ठीक है, कहाँ पर, मैदान में। आगे यहाँ पर बर्टी, बर्टी को हम डर्टी कहते हैं, तो डर्टी कहाँ पर होंगे, गंदे, जहाँ पर काली मिट्टी होगी। ठीक है, तो वापस याद रखना, एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल, बर्टिसॉल और एल्फिसॉल्स। वापस से याद रखना है हमें, बर्टिसॉल, एल्फिसॉल, इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, एरिडोसॉल्स। ये हमारी यूएसडीसी के अनुसार मृदा हो गई। किसके अनुसार हो गई, यूएसडीसी के अनुसार। आप इसे एक डायग्राम बना ले ऐसे कि ऐसे, तो आपको एक बार देख ले, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, भविष्य में भी आप कभी नहीं भूलोगे। तो इंडियन एग्री का जो एक बार और देख लो आप, आईसीएआर के अनुसार थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर साई रोजोस में, रेवेरिना, साई रोजोस में, सॉरी रोजोस में, साई रोजोस में, रेवेरिना, रेवेरिना। ठीक है, कहाँ पर, बीकानेर, सॉरी हनुमानगढ़, गंगानगर में। यहाँ पर बीकानेर में जिप्सीफेरस। जो महत्वपूर्ण है उनको तो बिल्कुल याद ही रखना, जिप्सीफेरस। ठीक है, यहाँ पर रेड लोमी सॉइल, सॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी थी हमें, कैल्सी ब्राउन। ये वाले बेल्ट में नॉन कैल्सी ब्राउन। फिर वापस हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो लवणीय मिट्टी पाई जा रही थी, यहाँ पर क्षारीय मिट्टी देखने को मिल रही थी। उदयपुर और सिरोही वाले बेल्ट में हमें कौन सी, पर्वतीय मिट्टी देखने को मिली थी। और जो हमारा इधर वाला क्षेत्र था उसमें जालौन मिट्टी देखने को मिली थी। तो ये किसकी थी, विशेष याद रखना आप, तो साई रोजोस में रेवेरिना, रेड लोमी सॉइल और जिप्सीफेरस को, इनको ही सर्वाधिक क्वेश्चन में पूछा जाता है। और फिर बता ही सकते हो आप, मरुस्थलीय मिट्टी, बालू का स्तूप मिट्टी, हम उनकी लोकेशन देख के भी आराम से बता सकते हैं। तो ये हमारी 2 मिट्टियाँ क्लियर हो जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो आईसीएआर के अनुसार और दूसरा यूएसडीसी के अनुसार। तीसरा हमने सामान्य वर्गीकरण पढ़ ही लिया था विद मैप के, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ है, जालौन मिट्टी कहाँ पर है, लवणीय मिट्टी कौन सी जगह पर है, रेतीली भूरी मिट्टी कहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये क्या था हमारा
वर्गीकरण किसका, एक बार और देखना चाहो तो आप देख लो, ठीक है। जो बलुई मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी है, वो हमारे पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। गंगानगर हनुमानगढ़ में बलुई दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। जो हमारा पूर्वी राजस्थान है उसके अंदर हमें कौन सी देखने मिलती है, जालौर मिट्टी देखने को मिलती है या कछारी मिट्टी देखने को मिलती है। हाड़ौती वाले बेल्ट में काली मिट्टी देखने को मिलती है। आगे इसमें लवणीय मृदा देखने को मिलती है, इसके अंदर रेड लॉमी सॉइल देखने को मिलती है, इसमें पीली मिट्टी, पीली या भूरी मिट्टी देखने को मिलती है। और ये बचा हुआ क्षेत्र है, इसमें मिश्रित लाल काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये हमारे क्षेत्र थे, इसमें थोड़ा सा ये वाला बेल्ट याद रखना, लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये तो था कौन सा, सामान्य वर्गीकरण। 3 वर्गीकरण कंप्लीट। आप इनको कभी नहीं भूलोगे, किसको, मृदाओं को। बस आप थोड़े से डायग्राम बना लो और थोड़ी सी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन को याद रखो तो आराम से आपको याद आ जाएंगे। अब मृदाओं की समस्या, मृदाओं की समस्या कौन कौन सी है। तो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो समस्या हमारे राजस्थान के अंदर वो है अपर्दन की। अपर्दन भी 3 प्रकार से होता है, एक तो हवा के माध्यम से, एक जल के माध्यम से, दूसरा नदियों के माध्यम से। तो अपर्दन हमारे यहाँ पर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो कौन सा, एक तो मिट्टी अपर्दन होता है, मिट्टी अपर्दन, सेकंड चादरी अपर्दन और तीसरा अवनालिका अपर्दन। मिट्टी अपर्दन की बात की जाती है तो हवाओं के माध्यम से होता है, चादरी अपर्दन की बात की जाती है तो जल के माध्यम से, ठीक है, और ये अवनालिका अपर्दन नदियों के माध्यम से देखने को मिलता है। अपर्दन को क्या कहते हैं, अपर्दन को किसान की मौत कहते हैं या रेंगती हुई, रेगिस्तान की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। याद रखना, कभी पूछ ले, रेंगती हुई मौत तो कौन है, तो वो है हमारी अपर्दन। किसान की मृत्यु किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अपर्दन को। दोनों याद रखना, किसान की मृत्यु और रेंगती हुई मौत। अपर्दन 3 प्रकार का राजस्थान में देखने को मिलता है, एक तो हवाओं के द्वारा जिसे मिट्टी अपर्दन कहते हैं, दूसरा हमें चादरी अपर्दन जो जल के माध्यम से होता है, और तीसरा होता है अवनालिका अपर्दन जो नदियों के माध्यम से होता है। अब मिट्टी अपर्दन की बात करें तो कौन से क्षेत्र में होता है, तो पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान यानी जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, तो ये हमें मिट्टी अपर्दन देखने को मिलता है, क्योंकि रेगिस्तान है। रेगिस्तान में जब हवाएं निरंतर वेग से चलती हैं तो अपने साथ में मिट्टी को उड़ा करके ले जाती हैं। इस वजह से एक चादर सी, एक अपर्दन मिट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देती हैं। तो मिट्टी अपर्दन पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करें हम चादरी अपर्दन की। चादरी अपर्दन जो हमारा सिरोही वाला, राजसमंद वाला क्षेत्र है, जहाँ पर क्या है, पहाड़ियाँ ऊंची हैं। जब ये जल ऊपर से नीचे की ओर बहता है तो अपने साथ में मिट्टी को बहाकर ले जाता है। जब मिट्टी को बहाकर, जैसे यहाँ से कोई नदियाँ प्रवाहित होती हैं, यहाँ से ये मिट्टी इसके साथ में, तो यहाँ की मिट्टी को ला करके वो यहाँ जमा कर देगी। तो यहाँ से तो मिट्टी क्या हुई, उठ करके नीचे आ गई, तो एक चादर की जैसे नीचे आ जाती है। तो याद रखना, चादरी अपर्दन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये राजसमंद और सिरोही में, ठीक है। अब बात करें अवनालिका अपर्दन। हमने अफवाह तंत्र में भी पढ़ लिया था कि जो चंबल नदी है वो सर्वाधिक उत्खात या बेडलैंड का निर्माण करती है। जो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन का कार्य चंबल के द्वारा किया जाता है। तो अपर्दन 3 प्रकार के, मिट्टी, चादरी, अवनालिका। मिट्टी पश्चिमी राजस्थान हवा के द्वारा, चादरी पानी के द्वारा सिरोही राजसमंद में, अवनालिका अपर्दन चंबल के द्वारा, और चंबल जो बेसिन का क्षेत्र है उसके अंदर किया जाता है। दूसरी जो समस्या विकट है वो है हमारे सामने लवणीयता की समस्या। जब खेतों के अंदर अत्यधिक सिंचाई की जाती है तो केसिक तत्व है वो बाहर आ जाते हैं, यानी जो लवणीय मिट्टी होती है वो ऊपर आकर के जम जाती है। जैसे तुमने देखा हो कभी किसी हमारे क्षेत्र में या हमारे किसी खेत में जब हम पानी भर देते हैं या वो पानी बहुत दिन तक वहीं पर पड़ा रहता है या वहीं पर जमा रहता है, तो जो पानी होता है वो थोड़ा सा सूखने के बाद में उसके यहाँ ऊपर सफ़ेद सी परत आ जाती है, वही क्या है, लवणीयता है।
तो लवणीयता क्या है, नीचे से जो लवण है, नीचे से जो लवणीय मात्रा है किसी के तत्व में ऊपर आकर जमीन पर जम जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लवणीयता कहते हैं। ठीक है, यानी लवण का ऊपरी सतह पर आना। तीसरी जो विकट और भारी समस्या जो पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जो हनुमानगढ़ का बड़ोपल क्षेत्र है उसमें देखने को मिलती है। सैम क्या है, दलदली भूमि। ये नहर है, नहर के आसपास जो भी क्षेत्र होते हैं, नहर के आसपास जो भी क्षेत्र होते हैं उनमें स्वतः ही पानी क्या होता है, स्वतः ही पानी रिसने लग जाता है। रिसने की वजह से जो आसपास की भूमि है वो कैसी हो जाती है, वो दलदली हो जाती है। जब वो दलदली भूमि हो जाती है तो वो कैसी हो जाती है, अनउपजाऊ। तो ये क्या है, हमारी एक समस्या है। अब इसका उपाय है, वो उपाय है सफेदा के वृक्ष। क्या है, सफेदा के वृक्ष। सफेदा के वृक्ष क्या होते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं वो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, यानी पानी को खींच लेती हैं। तो इसलिए सफेदा के वृक्ष बोए जाते हैं। किसमें, जहाँ पर सैम की समस्या है। सैम की समस्या सर्वाधिक देखने को कहाँ पर मिलती है, तो हनुमानगढ़ का भी विशेषकर कौन सा, श्रीगंगानगर में भी देखने को मिलती है, लेकिन बड़ोपल क्षेत्र, जो बड़ोपल क्षेत्र है उसके अंदर सैम की समस्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। चौथा, मृदापकर्ष। मृदापकर्ष क्या होता है, तो जब भौतिक, रासायनिक और जैविक जो उर्वरक की क्षमता है या जो शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, उसे हम मृदापकर्ष के नाम से जानते हैं। जैसे किसी मृदा के अंदर भौतिक, रासायनिक जो तत्व थे उसके अंदर वो नष्ट हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम मृदापकर्ष के नाम से जानते हैं। सैम की समस्या को हम किससे खत्म कर सकते हैं, सफेदा के वृक्ष से। और ये अब अपर्दन के अगर कारण पूछ लेता है, अपर्दन कारण क्या है, अपर्दन के होने के कारण क्या है, तो अत्यधिक पशुचारण कैसे, जब किसी पशुओं के द्वारा अत्यधिक पशुचारण किया जाता है तो वो कुछ जैसे भेड़ होती है, भेड़ पूरे जड़ से उसको उखाड़ लेती है। उखाड़ने की वजह से जो पहले जमीन में उसकी जो जड़ थी, और जड़ की वजह से वो हमारी जो ज़मीन थी वो आपस में कनेक्ट थी, जुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही जड़ ऊपर आ जाती है तो वो ज़मीन क्या हो जाती है, उसके जड़ से अलग हो जाती है, तो वो हवाओं के माध्यम से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो पहला कारण अत्यधिक पशुचारण। दूसरा कारण अत्यधिक जोत, क्योंकि अब जंगल नष्ट कर दिए गए हैं और अत्यधिक जंगलों का दोहन कर दिया गया है, तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से भी किसका निर्माण होता है, अपर्दन वाली भूमि का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कारण भी हम याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, तो मृदापकर्ष की हमने देख ही लिया कि जो जैविक उर्वरक हैं उनकी वजह से होती है। अब इसका पूछ ले कभी, लवणीयता को खत्म करने का क्या माध्यम या क्या उपाय है, तो हमारे पास में इसका उपाय है कि जो जिप्सम है, जिप्सम का प्रयोग करें तो हम क्या हो जाएगा, तो ये जो लवणीयता की समस्या है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये कारण वापस जान लेते हैं। अपर्दन 3 प्रकार का होता है, मृदापर्दन, चादरी अपर्दन और कौन सा, अवनालिका अपर्दन। मृदा अपर्दन में देख लिया था, पश्चिमी राजस्थान के अंदर हवाओं के द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। छादरी अपर्दन राजसमंद सरोवर के अंदर देखने को मिलता है, जल अपने साथ मिट्टी बहाकर लाता है, जिसकी वजह से चादरी अपर्दन। चंबल का जो बेसिन है, चंबल बेसिन में हमें अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है। इसके कारण अत्यधिक पशुचारण, अत्यधिक कृषि जोतों का होना। ठीक है, आगे पढ़ा था हमने लवणीयता में लवण का, यानी जो भूमि पर जल सर्वाधिक मात्रा में जहाँ इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से लवण ऊपर आ जाते हैं और इसकी वजह से लवणीय भूमि का निर्माण होता है। उसका उपाय है जिप्सम का प्रयोग। सैम दलदली भूमि होती है, हनुमानगढ़ का बड़ोपल क्षेत्र विशेषकर सैम की समस्या से विशेष प्रभावित है। इसका उपाय है कौन सा, तो वो है हमारा, किसका प्रयोग करें, सफेदा के वृक्षों का प्रयोग करें। मृदापकर्ष, जब मृदा में जैविक उर्वरक और जैविक रासायनिक शक्तियों का कम हो जाना मृदापकर्ष कहलाता है। इसका उपाय है कि आप कम से कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने अच्छे से जान लिया और हमने उनकी समस्याएं, उनके उपाय कौन से क्षेत्र में चलती हैं, इनके बारे में भी अध्ययन कर लिया। और क्या बचता है हमारा, तो अब कुछ नहीं बचता हमारा। तो आज हमने जाना, वापस रिपीट कर लेते हैं, ICAR, ठीक है, ICAR कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। USDC वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है, वॉशिंगटन, ठीक है, वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। इसने कितने प्रकार बताए थे, 5। इसने कितने बताए थे, इसने बताए थे हमारे कितने, 14 कितने, 14
प्रकार, किसने? आईसीएआर ने। न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, वॉशिंगटन डीसी में यूएसडीसी का मुख्यालय है। इसकी बात करें हम, इसकी बात की जो की थी, ये कि एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, बर्टिसॉल, सॉरी वापस से अच्छे से बड़े में देख लो आप, राजस्थान, एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, बर्टिसॉल्स और एल्फिसॉल्स, ये तो 5 प्रकार के किसके हो गई? यूएसडीसी के। आईसीआर के अनुसार देखें तो आईसीआर के अनुसार देखा था हमने साइरोजस में रेवेरिना, ठीक है, जिप्सीफेरस बीकानेर के अंदर, रेड लोमी सॉइल हमारे बागड़ प्रदेश में, यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिली थी, यहाँ पर मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी देखने को मिली थी। यहाँ का जो कुछ क्षेत्र था, यहाँ पर कैल्सी ब्राउन, यहाँ पर नॉन कैल्सी ब्राउन, यहाँ पर मध्यम काली मिट्टी देखने को मिली थी। जो महत्वपूर्ण है वो यही है, साइरोजस में रेवेरिना, जिप्सीफेरम और रेड लोमी सॉइल, कैल्सी ब्राउन, नॉन कैल्सी ब्राउन, और फिर तो हम उनकी स्थिति और जिले की स्थिति के अनुसार उनकी स्थिति जान सकते हैं। उसके बाद में यूएसडीसी का पढ़ लिया, आईसीआर पढ़ लिया, उसके बाद में जो समस्याएं थी अपरदन की और सेम की, लवणीयता की, उनके बारे में जाना, कौन से क्षेत्र में चलती है उनके बारे में जाना, तीसरा उनके उपाय क्या हैं उनके बारे में भी जाना। मुझे आशा है कि जो पढ़ाया गया उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बशर्त यही है कि आपको इसको अच्छे से अध्ययन करना है और अपने अध्ययन है उसको निरंतर जारी रखना है, क्योंकि मंजिल यही नहीं है अपनी, हमें पूरा आसमान नापना है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।